वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हशीमोतो थॉयराइडाइटिस। इससे पहले हमने हाइपोथॉयराइडिज्म पे क्लिनिकल फीचर डिटेल में देखे थे और क्रिटिनिज्म साथ किया था, इसके साथ डिसहार्मोनोजेनेटिक्स डिसऑर्डर किया था। उसमें उसमें क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि थॉराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की क्या होती है, म्यूटेशन हो जाती है, डेफिशिएंसी होती है उस पेशेंट के अंदर। और क्या होता है, उसमें पेंडिन प्रोटीन सही तरह काम नहीं करती जो आयोडाइड को लेके जाती थी फॉलिकल्स के अंदर। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाशिमोटो थॉयराइडाइटिस। बच्चों, इसमें पता क्या होता है, हमारा जो अपना ही सिस्टम होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम, अपना ही जो मुदाफ़ती सिस्टम होता है वो अटैक कर देता है किस पे, थॉराइड ग्लैंड पे अटैक कर देता है। ठीक है, अगर वो थॉराइड ग्लैंड पे अटैक करेगा तो थॉराइड क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, क्या होता है कि हमारा अपना ही ऑटोम्यून, अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है थॉराइड ग्लैंड पे, उसकी क्या करवा देता है, डिस्ट्रक्शन करवा देता है। किस में ये कॉमन होता है, HLA, कौन कौन सा जीन इसमें म्यूटेटेड होता है, HLA DR3 एंड 5। बुक पे सिर्फ 5 मेंशन है, इसके साथ आप HLA DR3 भी लिख लें। अच्छा, हम हाशिमोटो थॉयराइडाइटिस को भी ना क्रोनिक लिम्फोसिटिक थॉयराइडाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है क्रोनिक लिम्फोसिटिक थॉयराइडाइटिस भी हम इसको बोलते हैं। मोस्ट लाइकली ये फीमेल में कॉमन होता है। ठीक है, और ये वही मैंने आपको बताया है कि क्या करता है, थॉराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन करता है। देखो बच्चों, अब देखो, जब ये थॉराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन करेगा, जो हमारा नॉर्मल जो फॉलिकल्स में मैंने आपको बताया था कि T3 और T4 पड़ा होता है, जब ये उस पर अटैक करेगा एकदम से जाके, जब फॉलिकल को, फॉर एग्जांपल ये फॉलिकल था, इसके अंदर T3 पड़ा हुआ था, क्या हुआ, ऑटोम्यून सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम ने अटैक किया थॉराइड ग्लैंड पे, इसको डिस्ट्रॉय किया। इसके अंदर जो T3 और जो T4 था, क्या बच्चों वो रिलीज़ होगा, डेफिनेटली वो रिलीज़ होगा। तो शुरू में पेशेंट के अंदर क्या आएंगे, हाइपर थॉयराइडिज्म वाले फीचर आएंगे सारे। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि उस पेशेंट के अंदर हाइपोथॉयराइडिज्म वाले सारे फीचर आएंगे। हाइपोथॉयराइडिज्म में क्या होता है, थॉराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा, T3 एंड T4 क्या होगा इस पेशेंट के अंदर कम होगा। किसके अंदर, हाइपोथॉयराइडिज्म वाले इसके अंदर, पेशेंट के अंदर। अच्छा, ये तो सारी इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बता दी क्या होता है जी सारे। अब मैं वो रिपीट नहीं करूँगा जो क्लिनिकल फीचर हमने पढ़े थे, लेकिन एक से दो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में अगर पूछता है, पेशेंट को क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, और मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा उस पेशेंट के अंदर। और उस पेशेंट के अंदर हम क्या देख सकते हैं बच्चों, वेट गेन होगा उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये भी हम उस पेशेंट के अंदर देख सकते हैं। और उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। प्लस अगर वो कह दे कि एंटी थॉराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी इज पॉजिटिव, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो फिर इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हाशिमोटो थॉयराइडाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी एंटी थॉराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जो हमारा थॉराइड पेरोक्सीडेज इंजाइम है ना, उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। दूसरा नाम क्या है इसकी, एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज़। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि वो पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडीज़ के ये अगेंस्ट बनता है, तो एंटी थॉराइड पेरोक्सीडेज के। ठीक है, पॉजिटिव होती हैं इस पेशेंट के अंदर। अब इस पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं बच्चों, इस पेशेंट के अंदर ना हमारा बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, ऑटोम्यून एड्रेनालाइटिस हो सकता है, और माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के अंदर भी इन्हीं जीन में म्यूटेशन होती है। क्या क्या मैंने इसकी आपकी कॉम्प्लिकेशन बताई है, ये अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। नंबर 1, नॉन हॉजकिन लम्फोमा और एड्रेनालाइटिस, और क्या हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज़ प्लस माइस्थीनिया ग्रेविस। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर भी क्या होता है, HLA-DR की म्यूटेशन होती है, इसीलिए ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ये सारी आपने इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। इसको एक दफ़ा हम बुक से रीड कर लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा बात लिखी है तो वो भी रीड कर लेते हैं। अच्छा, इसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस पे ना हमें हर्थल सेल्स मिलते हैं। ये MCQs आ सकता है कि वो सारा दे के खुद ही बता दे कि पेशेंट को हाशिमोटो थॉयराइडाइटिस है, हमें इसकी हिस्टोलॉजी पे क्या मिलेगा, तो आपने बताना है कि हर्थल सेल्स मिलेंगे। ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ द थॉराइड ग्लैंड
एसोसिएटेड विद HLA-DR5, इसके साथ आप बच्चों 3 भी लिख लें। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म इन रीजन वेयर आयोडीन लेवल्स आर एडिक्वेट, ये उन जगहों पे कॉमन होती है जहाँ पे बच्चों आयोडीन तो क्या है नॉर्मल है, उन एरियाज़ में। अगर पूछे कि एरियाज़ में आयोडीन नॉर्मल है लेकिन फिर उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आपने सबसे पहले उसकी क्या करनी है, थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ चेक करवानी है। ठीक है, आपने एंटीबॉडीज़ का लेवल ज़रूर चेक करवाना उस पेशेंट के अंदर, और साथ में T3 T4 का लेवल देखेंगे, वो क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, डिक्रीज़ होगा, और TSH का लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं, वो सारे वो ऐड कर लें, प्लस इसमें वो एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर लें कि इसमें एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है। इनिशियली में प्रेजेंट एज द हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू द फॉलिकल डैमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपने याद रखना है। ये मोस्ट लाइकली ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव विद द हाइपोथायरॉयडिज्म T4 कम, TSH इंक्रीज, एंटीथायरॉयड थायरोग्लोबुलिन एंटीथायरॉयड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, साइन ऑफ थायरॉयड डैमेज, बताती हैं कि जी थायरॉयड क्या है, डैमेज हो रहा है। इस पेशेंट के अंदर क्या होगी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी और हर्थल सेल्स देखेंगे हम किस पे, हिस्टोलॉजी पे। किसके चांसेस ज़्यादा है, मार्जिनल जोन के, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, और थायराइड ग्लैंड के लार्ज होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ये कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें नहीं मेंशन और मैंने बताया है, वो आपने सारे इसमें लिखना है। क्या लिखना है, टाइप 1 डायबिटीज़ में भी यही एंटीबॉडीज़ का इशू होता है, इसी जीन का होता है, HLA-DR3 और 5 का। माइस्थीनिया ग्रेविस भी याद रखना, और ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर सारे वही जो मैंने आपको बताया है। अब इस पेशेंट को हमने डायग्नोज कैसे करना है बच्चों, बेसिकली ये पार्ट तो सारा मेडिसिन का है, हमने इसको कैसे डायग्नोज करना है, क्या क्या हम इसमें लेवल देखेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों आपने इसको याद रखना है। सबसे पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक करवाएंगे, नॉर्मल होता है 0.5 से लेके 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर, ये इसका क्या है, नॉर्मल लेवल है। ठीक है, अगर इसका लेवल बच्चों, और T4 का कितना नॉर्मल लेवल होता है ये भी याद रखने, 4.5 से लेके कितना 12 माइक्रोग्राम तक क्या होता है इसका नॉर्मल लेवल T4 का, अपनी बुक्स पे ये मेंशन कर लें। और T3 का बच्चों क्या नॉर्मल लेवल होता है, 115 से लेके 115 से लेके 190 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ये इसका क्या है, नॉर्मल लेवल है। और अगर इसमें पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, तो हमने क्या रूल आउट करना है, क्या बताना है इसका आंसर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल चेक करवा सकते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का, एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज का, ये कुछ इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाएंगे। आपको पता है मैंने आपको कल बताया था वो इसके अंदर इंक्रीज़ होगा, वो कैसे इंक्रीज़ होगा मैंने वो भी बताया था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट्स है, जो नहीं यहाँ पे मेंशन वो आप लिख लें। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सब एक्यूट ग्रैनुलोमाटस थायराइडाइटिस की। अगर फॉर एग्जांपल किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं सब एक्यूट ग्रैनुलोमाटस थायराइडाइटिस। कौन सा इसमें हो सकता है, अगर पूछा जाए तो साइटोमेगालोवायरस मोस्ट लाइकली हो सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ये हो सकता है, और एप्स्टाइन बायर वायरस भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 से 3 इंपॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन है जो क्या करवा देते हैं, थायराइडाइटिस करवा सकते हैं। इस पेशेंट के अंदर ना टेंडर थायराइड होगा, कि पेशेंट के अंदर थायराइड में बहुत ज़्यादा पेन होगी, सख्त होगा, हार्ड होगा। ठीक है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर ये ठीक ना हो तो इस पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं, एंटीवायरल देते हैं, साथ प्लस क्या दे सकते हैं हम, स्टीरॉयड दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट है। सब एक्यूट में क्या वो मेंशन कर देगा कि पेशेंट को फीवर भी है, लो ग्रेड फीवर है, उसका यहाँ पे लिख देगा ESR उसके अंदर रेज है, साथ वो मेंशन कर देगा लो ग्रेड फीवर है, प्लस मेंशन कर देगा टेंडर है, साथ और क्या इसमें मेंशन कर देगा T3 और T4 का लेवल डिक्रीज है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसका क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ। 35-year-old female come to you in emergency department with history of टेंडर थायराइड, कि उसके थायराइड में क्या है, पेन है, सख्त है उसका, weight gain plus also have constipation
ऑन इन्वेस्टिगेशन, जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, हर ESR लेवल इज़ इंक्रीज, T3 and T4 is decrease and thyroid stimulating hormone level will be increase. What is most likely diagnosis? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी क्वेरन थायराइडाइटिस या सब एक्यूट ग्रैनुलोमाइटस थायराइडाइटिस। इस तरह बच्चों क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से, वो सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर इसमें मेंशन करके साथ टेंडर थायराइड और इनके लेवल मेंशन करके पूछेगा जी क्या है आपने बताना है जी, डी क्वेरन थायराइडाइटिस है इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, अब रिडल थायराइडाइटिस क्या होता है? देखें, रिडल थायराइडाइटिस में पता क्या होता है, काफ़ी देर से इन्फ्लामेशन थी, फॉर एग्जांपल साइटोमेगालोवायरस था, जो इन्फ्लामेशन थी वो काफ़ी देर से थी, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से मोर देन 3 मंथ्स हो गए थे इन्फ्लामेशन को फॉर एग्जांपल, ठीक है। साथ उसके क्या हो गई है, उसकी फाइब्रोसिस हो गई है। अब इसकी वजह से पता क्या होगा, इसके अंदर जब आपको पता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन है, फाइब्रोसिस हो गई है, तो वो नॉन टेंडर होगा, पेनफुल नहीं होगा वो, ठीक है, नंबर 1। साथ उसमें आपने ये बताना है कि जब वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, नॉट टेंडर है, फाइब्रोसिस, अब वो सख्त हो गया ना उसका, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, तो जो उसके नॉर्मल पीछे स्ट्रक्चर पास कर रहे थे बच्चे, वो कंप्रेस होंगे, डेफिनेटली होंगे। फॉर एग्जांपल उसके पीछे से ट्रैकिया पास कर रहा था थायराइड के ग्लैंड से, तो ट्रैकिया कंप्रेस होगा तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ठीक है, वो ये मेंशन कर देगा। साथ वो मेंशन करेगा कि अभी वो यंगर है, एज उसकी 40 से कम है। अगर बच्चों ये सारे फीचर मेंशन करे, क्या है कि उसको फाइब्रोसिस थी प्लस, बच्चों ये लिखते जाना, फाइब्रोसिस के साथ पता क्या था उसका, नॉन टेंडर थायराइड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्लस T3 एंड T4 इज डिक्रीज एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल इज इंक्रीज। ये सारी चीज़ें मेंशन करके साथ वो लिख दे एज इज लेस देन 40, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो इसका बच्चों आंसर पता क्या होगा, इसका आंसर होगा रिडल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस, रिडल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस। अब किस तरह रिडल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस होगा, देखें, नॉन टेंडर है, फाइब्रोसिस क्रोनिक इन्फ्लामेशन थी, फाइब्रोसिस होगी, नॉन टेंडर होगा, पेनफुल वो नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे लोकल स्ट्रक्चर थे ट्रैकी को कंप्रेस कर देगा तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को कंप्रेस कर देगा तो उसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। अगर एज 40 से कम हो तो इसका आंसर क्या होगा, रिडल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस। अगर वो मेंशन कर दे एज इज मोर देन 40, 55 मेंशन कर दे, ठीक है, देन द आंसर विल बी एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। ये इसका डिफरेंशियल पॉइंट है, एज पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। मैं भी आपको बताऊंगा कि एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा क्या होगा, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक ये कार्सिनोमाज, ये सारे ये आपने सारे याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट में पूछ सकता है।